सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, जो कि आप ही में से किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर अर्थ और मून के सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाए जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या इस लाइन के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे ही ना। तो देखिए, इसको हम लोग अगर एक लॉजिक से सोच के देखें कि अर्थ अगर मून के ऊपर फोर्स लगा रही है और मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट ऐसा कैसे हो सकता है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हो ही ना। और साथ ही अगर अर्थ सन के ऊपर फोर्स लगाती है और सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, तो कहीं ना कहीं मून भी सन के लगाए हुए फोर्स को महसूस जरूर करता होगा। तो क्या ऐसे में इनके बीच में कोई पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो? तो देखिए, यही है डिफरेंस न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। देखिए, अगर पहले हम लोग न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के हिसाब से कोई चीज़ अगर ऊपर गई है तो वो नीचे गिरेगी। इसका मतलब अर्थ के कोर और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिनमें दोनों के अंदर मास है, उन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि बेसिकली उन दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ा दी जाए तो वो फोर्स कम होता जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर वो ऑब्जेक्ट बाहर, यानी कि अर्थ के बाहर निकल जाए, तो वो ऑर्बिट के अंदर घूमने लगेगा, जो कि फोर्स दिखाता है मून और अर्थ के बीच में, करेक्ट। तो उनके हिसाब से ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो दो मासेस के बीच में नेचुरली लगता है। लेकिन आइंस्टाइन इस आइडिया से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे कि ग्रेविटी कोई जादुई फोर्स तो नहीं हो सकता जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूं ही लग जाए। तो उसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनका एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट था, और वो ये था कि अगर मैं एक एलिवेटर, एक लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ हूँ और वो लिफ्ट अचानक से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करती है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो अगर मैं उस लिफ्ट में खड़ा हूँ तो उस लिफ्ट के ग्राउंड पर मुझे उसी तरीके की ग्रेविटी महसूस होगी जिस तरीके की ग्रेविटी मुझे एक नॉर्मल ज़मीन पर खड़े हुए महसूस होती है। वहीं अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो मेरा जितना भी मास है वो वेटलेस हो जाता है। इसका मतलब उसके ऊपर किसी तरीके की कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी में पानी भर लेते हैं और उस बाल्टी को एक्सेलरेटिंग स्पीड से घुमाते हैं, और जब वो बाल्टी ऊपर जाती है तब भी उसका पानी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि बाल्टी लगातार एक्सेलरेट कर रही है और उसकी वजह से पानी की जो ग्रेविटी है वो उसके ग्राउंड पे, यानी कि उस बाल्टी के बेस के ऊपर, जो अंदर वाला बेस है उसके ऊपर लग रही है। इसलिए पानी जो है वहीं पे रहता है। जैसे जैसे आप स्पीड को कम करोगे, एक्सेलरेशन को कम करोगे, वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब जैसे ही बाल्टी रेस्ट में आएगी वैसे ही पानी नीचे गिर जाएगा। तो उनका कंक्लूजन ये था कि ग्रेविटी इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन और मोशन। तो अब सवाल ये है कि अर्थ और सन के बीच में जिस तरीके का फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली वो भी किसी न किसी एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा होगा, और अर्थ और मून के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है वो भी किसी न किसी एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा होगा, विच मीन्स अर्थ इज एक्सेलरेटिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया आइंस्टाइन के सामने वो ये था कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से एक्सेलरेट करेगा क्यों? भाई, मान लिया यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो ये सब एक दूसरे की वजह से एक्सेलरेट क्यों करेंगे? तो देखिए, इसका जवाब पाने के लिए दोबारा न्यूटन की आइडियोलॉजी पे जाना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस पे। अगर हम मास की बात करें तो मास तो सन का ज़्यादा है अर्थ के हिसाब से देखा जाए, और अर्थ का ज़्यादा है मून के हिसाब से देखा जाए, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आइडिया क्लियर हो रहा था कि हैवी मास की वजह से ये जो कम मास वाले ऑब्जेक्ट हैं ये एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, भले वो कितना ही बड़ा हो, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, भले वो कितना छोटा हो, लेकिन इनके एक्सेलरेशन की वजह नहीं समझ में आ रही थी। तो देखिए, सोलर सिस्टम के जो भी डायग्राम थे उसके हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर हो रखी थी कि ये जो हैवी मास का सूरज है, यानी कि सन है, उसकी वजह से जो अर्थ है, जो कि उससे छोटे मास का है, वो अपनी जगह पे। तो इसका मतलब किसी बड़े मास की वजह से कोई छोटा मास एक्सेलरेट कर सकता है, और ऐसा अगर मैकेनिकली देखा जाए तो कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया कि हैवी मासेस स्पेस में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से जो छोटे वाले मासेस होते हैं, स्मॉल मासेस, वो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसके आसपास एक्सेलरेट करते हैं, और इसी से निकला कर्व्ड स्पेस टाइम का आइडिया।
तो इसका मतलब सभी के सभी ऑब्जेक्ट अपने मास से ज़्यादा बड़े मास के ऑब्जेक्ट्स के आसपास एक्सेलरेशन कर रहे हैं कर्व्ड स्पेस टाइम की वजह से। तो इससे जो एक गलतफहमी लोगों की दूर हुई वो ये हुई कि ग्रेविटी असलियत में कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट हुआ फिनोमेना है। अब मज़े की बात यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर होता है वो कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। जैसे सन ने अपनी फील्ड क्रिएट की, उस फील्ड के अंदर अर्थ घूम रही है, अर्थ ने अपनी फील्ड क्रिएट की, उसके अंदर मून घूम रहा है, राइट। तो उस फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, यानी कि वो बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्थ से दूर जाते जाओगे तो जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी लगती है 9.81, वो कम होती जाएगी, यानी कि 9.8 की वैल्यू कम होगी। क्यों होगी कम? वही न्यूटन का आइडिया, इनवर्स स्क्वायर का लॉ, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाओगे मास से, फोर्स कम होता चला जाएगा, तो वो वैल्यू कम होगी। तो अगर आप अर्थ से मून की तरफ बढ़ रहे हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती गई, तो क्या इनके बीच के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए? बिल्कुल आएगा। तो उसी पॉइंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि अर्थ और मून को अगर सेंटर से एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो क्या उनके अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका एक फंडा क्लियर हो गया है कि इनके बीच में ऐसा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी कोई वैसा फोर्स नहीं है, जादुई फोर्स नहीं है जैसा न्यूटन ने बताया था। ग्रेविटी एक्चुअली एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट होता है। तो अब हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन के अंदर हमें चाहिए इसके मासेस, यानी कि अर्थ का जो मास होगा वो ये होगा, ठीक है। मून का जो मास होगा वो ये होगा 7.4 वाला, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, वो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स होती है। देखिए, मैंने जितनी भी वैल्यूज़ ली हैं ये प्रीसाइज नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रीसाइज नहीं है, इनकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं प्रीसाइजली, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की या फील्ड की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ स्मॉल m मास का। यहाँ से अर्थ की जो दूरी है, मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है, x डिस्टेंस पर है ये। तो मून से इसकी क्या डिस्टेंस हो जाएगी? d-x लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि भाई इस x की वैल्यू क्या है, बेसिकली यही काम है हमारा। तो देखिए, इस पॉइंट पर स्मॉल m के ऊपर ना अर्थ की वजह से कोई फोर्स लग रहा है ना मून की वजह से कोई फोर्स लग रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो इसका मतलब अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उस मून और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर ही होगा, राइट। कि भाई दोनों का फोर्स जो है बराबर होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा कि ये फोर्स फ्री होगा। तो हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख देंगे, यानी कि g मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस x², ठीक है, इज इक्वल्स टू में g मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस d-x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ द अर्थ अपॉन में मास ऑफ द मून इज इक्वल्स टू में x अपॉन में d-x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है सिंपली, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स की है मैंने। इसके बाद हम लोग मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून की वैल्यू रख देंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। तो x अपॉन में d-x इज इक्वल्स टू में 9.0045 निकल के आया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू में 9.0045d माइनस 9.0045x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू में 9.0045 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू, यानी कि अर्थ और मून के बीच की वैल्यू कितनी है? 3.8 देख रखी है, तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ अपॉन में 1 प्लस 9.0045, ठीक है। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे निकल के आएगी 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब ये है कि अर्थ से 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर दूर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो ये इतने दूर इस पॉइंट के ऊपर किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा, राइट। तो अब आप इजीली कैसे भी किसी भी पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स का फंडा आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन और आइंस्टाइन के अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क था। अब इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, या कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।